बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट की आलमी जंग में सबसे बड़ा मुकाबला सिर्फ एक दिन की दूरी पर रहेगा और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैदान पर पाक भारत टीमें होंगी नवद आसमा। शायकीन का जोश और खरोश भी अरूज पर पहुंच गया और हाई वोल्टेज मार्के से कबल खुसूसी तकरीब भी सजेगी और बड़े मैच में क्रिकेट फैंस को जहां स्टार बैटर बाबर आजम और रिजवान से खासी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, वहीं फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म भी वापस आने के लिए दुआएं की जा रही हैं। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर बैटर्स रन्स का अंबार लगाएंगे या फिर बॉलर्स का राज होगा, उस पर बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ में मौजूद। इसके साथ साथ जी अहमद सईद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। जी वेलकम टू बोथ ऑफ यू। भट्ट साहब, पहले तो इसी मैच से स्टार्ट ले लेते हैं। बांग्लादेश 56 फॉर 4, उसके बाद 234 फॉर 9 और लास्ट ओवर अभी होना है। एक अच्छी पार्टनरशिप बीच में लगी, वरना तो ये लग रहा था कि 150 पर टीम पूरी बुक हो जाएगी। जी, एक अच्छी रिकवरी की है इन्होंने अर्ली लॉसेस के बाद, और चेन्नई की जो पिच है वहाँ पर कोई बहुत बड़े टोटल्स होते नहीं। तो बांग्लादेश जो स्टैटिस्टिकल टोटल है, देखिए पिच ऑन द डे अच्छी भी हो सकती है, लेकिन जो स्टैटिस्टिकल टोटल है उसके मुताबिक पूरा स्कोर नहीं किया इन्होंने। 240 में फिनिश किया है। हाँ। लास्ट बॉल पे फिर छक्का लग गया, बल्कि अभी लास्ट ओवर शुरू हुआ है। सो अभी महमूदुल्लाह खेल रहे हैं और ये अच्छे खासे एक सीजन बैटर है, और ये हो सकता है कि यहाँ पर ये 250 भी क्रॉस कर जाएं जिस तरह की ये प्लेयर है। और न्यूजीलैंड ने मिस कैलकुलेट किया, लास्ट ओवर उन्हें कराना पड़ा है डेरिल मिचेल से, जो कि एक बैटर है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ब्लंडर हमने कप्तानी में बड़े बड़े कप्तानों से भी देख लिया है। ये आज तो केन विलियमसन खुद खेल रहे हैं। थोड़ा सा रेस्ट करके वापस आए केन विलियमसन, तो आज थोड़ा सा वो डाउन फील कर रहे हैं, इसलिए फैसले भी उनके डाउन हो गए हैं। और जिस तरह से फैसला किया गया तो फैसला इनका ठीक था। टॉस के बाद जो डिसीजन लिया गया और उसके बाद इस तरह की क्रिकेट खेली गई, और लिटन दास अनफॉर्चुनेट रहे पहली बॉल पर, जिस तरह से वो आउट हुए वो भी बड़ा हैरान कुन था। देखिए, वो तो अनफॉर्चुनेट कहेंगे कि बैट बॉल था जिसको उन्होंने फ्लिक किया, और एक ही फील्डर होता है वहाँ पे, सीधा उसके हाथ में गया वो बॉल, बल्कि इतनी दूर तक कैरी नहीं करता, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट को इतने एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है कि उनकी बॉल पे फ्लिक लगे, तो यूजुअली ऐसा नहीं होता। लेकिन क्रिकेट है, गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज, हो भी जाता है और हुआ भी आज। लेकिन यहाँ पर अब देखना है कि न्यूजीलैंड इन्हें कहाँ तक रोक पाता है, क्योंकि बांग्लादेश के स्पिनर्स 2-3 अच्छे हैं। साकिब अल हसन है, मेहदी हसन है, और एक आध और महमूदुल्लाह ऑफ स्पिन करते हैं। तो ये स्पिन अगर डिपार्टमेंट देखा जाए तो खासा एक्सपीरियंस है, और चेन्नई में स्पिनर जो हैं ये खासे इफेक्टिव होते हैं। बिल्कुल। लेकिन न्यूजीलैंड को भी एडवांटेज है कि डेवन कॉनवॉय चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर हैं, और सेंटनर भी वहाँ से क्रिकेट खेलते रहे। सो इन्फॉर्मेशन की शॉर्टेज नहीं है इनके पास इस ग्राउंड के मुताबिक। और लास्ट मैच में इंडिया ने 104 रन देके 6 स्पिनर जो थे उन्हें आउट किए। स्पिनर ने 6 विकेट हासिल की। और साथ ही हमजा, अगर आप देखें तो इस मैच में आपको ये भी समझ आएगी कि जो सीनियर प्लेयर्स की कंट्रीब्यूशन होती है, पहले 4 अर्ली विकेट्स गिरने के बाद एक पार्टनरशिप लगी शकीब उल हसन और मुशफिकुर रहीम के दरमियान। तो सीनियर प्लेयर्स का रोल जो है वो भी इसमें नजर आएगा। महमूदुल्लाह, जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि उनकी बॉलिंग भी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इस मैच पर तो डिस्कशन हमारी जारी है और अभी 3 बॉल्स रहते हैं आखिरी ओवर के। लेट्स सी ये किस तरह को मैच जाता है। थोड़ी सी बात कर लीजिए। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ, 10वां मैच था वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया ऑफ कलर, क्या बिल्कुल ही कलर्स ही खत्म हो गए। मुझे तो लग रहा है इनके लिए बड़ा एक नाइटमेयर सा स्टार्ट हुआ है इस वर्ल्ड कप 2023 का। ऑल्दो वो बहुत सी क्रिकेट इंडिया में खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कंडीशंस को रीड नहीं कर पा रहे और ओपोनेंट जो है वो डोमिनेट करते दिखाई दे रहे। चाहे वो इंडिया हो, होम ग्राउंड, होम क्राउड का एडवांटेज है। न सिर्फ इंडिया बल्कि कल साउथ अफ्रीका ने जिस तरह का हाल किया है, 311 रन बनाए, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, बट सब 177 पे सारे आउट हो गए। इससे पहले इंडिया के खिलाफ 199 पे सारे आउट हो गए। क्या चल क्या रहा है, क्या समझते हैं, कहां पर लैग कर रही है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम? देखिए, जॉश इंग्लिश जो है वो रेगुलर बैटर नहीं है। इसी तरह मिचेल मार्श ऑलराउंडर हैं, स्टोइनिस ऑलराउंडर हैं, मैक्सवेल ऑलराउंडर हैं। जब आप इतने ऑलराउंडर्स के साथ आप एक वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे, एक हैवी वेट के साथ, तो ये कोई T20 का मैच तो नहीं है जिसमें आप अंबार लगा दें, कह लें कि आपने कलीन को रोल किया और उसमें से ऑलराउंडर ही ऑलराउंडर निकले। तो ये वो वाले ऑलराउंडर भी नहीं है जो बेन स्टोक्स या हार्दिक पांड्या की लाइन के हो। ये हैं बिट्स एंड पीसेस वाले क्रिकेटर। चल गए तो चल गए, नहीं तो नहीं, चल गए नहीं, ये चलते हैं लेकिन थोड़ा देर से। सही, ठीक है। तो और इनके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। और ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे आई थिंक पिछले 25-30 सालों में देखा जाए तो अपनी वर्स्ट आउटलुक में है। ठीक है। और ये 2.5 बैट्समैनों की टीम है, बिल्कुल 2.5। इसमें एक वार्नर और एक स्मिथ। वार्नर इज नॉट व्हाट ही यूज्ड टू बी एनीमोर। ठीक है। लबुशेन आए हैं एक
एशन एगर की जगह, जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। असूलन तो इन्हें यहाँ पर स्पेशलिस्ट को लाना चाहिए था। अगर इन्होंने इतने वेल ये नोन हैं कंडीशंस, क्योंकि आईपीएल सारे खेलते हैं, इंडिया तो बहुत टूर करते हैं, वर्ल्ड कप से पहले भी 3 मैचेस इन्होंने खेले हैं, तो इन्हें स्पिनर की जगह एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर को ही लाना चाहिए था। तो नेथन लायन इनके पास थी वो चॉइस, जिसको ये टीम में इन्होंने शामिल नहीं किया, और ये एडम जैम्पा के ऊपर डिपेंड करते हुए चले गए, जिनका बॉल अभी तक तो ब्रेक नहीं हुआ, शायद वर्ल्ड कप में होता नहीं होता, ये भी देखना पड़ेगा हमें। और इसमें एक वरिंग फैक्टर ये है कि जो रिप्लेसमेंट ला रहे हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। एलेक्स कैरी की जगह जॉस इंग्लिश को लेकर आए, वो भी फ्लॉप हो गए, वो भी नहीं चल पाए। तो जो वो रिप्लेसमेंट्स लेकर आ रहे हैं वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही हैं। जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस थी मिचेल मार्श से कि अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, एक प्रॉपर ओपनिंग पेयर जो है वो परफॉर्म करके जाएगा, मिचेल मार्श हमने देखा इंडिया के खिलाफ 0 पर आउट हो गए, 0 बनाए, और यहाँ पर हमने देखा कि 7 रन बनाए, 15 बॉल्स ऑल्दो खेली, वहाँ पर विकेट को थोड़ा सा वेट किया, देखा, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाए। देखिए, अगर तो आपने डिपेंड ही ऑलराउंडर्स पे करना है तो फिर बेहतर है कि वो ऑलराउंडर्स लाएं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किल्स हैं उसमें ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, और वो स्किल सेट्स कंप्लीट भी होते हैं और लंबे फॉर्मेट को बेटर डील करते हैं। और इनके पास कैमरून ग्रीन हैं ऐसे ऑलराउंडर, जिन्होंने इंडिया में ओपन भी की और सक्सेसफुली ओपन की जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज हो रही थी। बिल्कुल। तो ये उनकी बजाय मार्कस स्टोइनिस को ले आए हैं, और जिस नंबर पे उन्हें लेकर आए हैं, ये वहाँ पर एक सब स्टैंडर्ड बॉलिंग के आगे तो इफेक्टिव हो जाते हैं, या कह लीजिए कि कुछ लूज बॉलिंग का फ़ायदा उठा, लेकिन जहाँ भी टॉप क्लास स्पिन या जेन्युइन पेस आएगी, मैक्सवेल और ये वहाँ पर इनके रन्स करने मुश्किल है। मैक्सवेल को तो हमने 2015 में भी देखा था, जब वहाब रियाज अपना वो शानदार स्पेल कर रहे थे, तो मैक्सवेल तो हर बॉल विकेट से हटके लेग अंपायर की तरफ जाते थे खेलते, और उसके बाद वो हंसते ऐसे थे जैसे वो टैक्टिकल शो ऑफ है, लेकिन वो टैक्टिकल शो ऑफ नहीं था, वो पेस जो थी उसकी वजह से वो इस तरफ को निकल रहे थे, पतली गली की तरफ जा। अच्छा, डेविड वार्नर की थोड़ी सी बात कर लीजिए। डेविड वार्नर का मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी उन्होंने इन्हीं इंडियन कंडीशंस में खेलने में लगा दी। आईपीएल के जितने सीजन खेल चुके हैं, मैक्सवेल पर भी आएंगे, लेकिन डेविड वार्नर भी हमने देखा लास्ट मैच में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। थोड़ा सा इशू आप समझते हैं, कंडीशन चले अगेन वही फेमिलियर तो हैं, लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा है? ओपोनेंट डाटे मिल गए। देखिए, ओपोनेंट्स भी वही हैं जिनसे वो कई बार खेल चुके हैं और जगह जगह खेल चुके हैं। एक कह लीजिए कि एक डिक्लाइन है परफॉर्मेंस में विद द एज, और ये उनका लास्ट मेरा ख्याल वर्ल्ड कप है, इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी उनकी लास्ट होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक वो जो एंड ऑफ करियर एक स्ट्रेंथ नज़र आती है काफ़ी सारे प्लेयर्स में जो ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा कंडीशनल प्लेयर है। इनका बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया से बाहर जो इनका रिकॉर्ड है वो इनके ऑस्ट्रेलियन फिगर्स को दूर दूर तक रिफ्लेक्ट नहीं करता। सो समवन हु इज आल्सो कंडीशनल हैवीवेट, ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी ले जा जाओ तो बहुत बड़े परफॉर्मर होंगे। सही। तो ऐसे में ये आ जाके एक स्मिथ ही इस टीम में ऐसा बैटर बचता है जिसके ऊपर वो लोड है कि यार तूने इसका भी थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा इसका भी करना है। तो ऐसे बड़ी टीमें बड़े टूर्नामेंट्स इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं जीतती जो इस वक्त इनकी है। ठीक है। अच्छा जी, कल जिस तरह से टीम ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से फ्लॉप नजर आई और जिस तरह से आउट हुए, वो आउट पहले देखते हैं, फिर अंदर जो कुछ खबरें चल रही हैं और कुछ मामला डीआरएस को लेके उस पर अलग से हम बात करेंगे। जनाब, जिस तरह से आउट हुए बट साहब, मेरा ख्याल एक आधे कैच के अलावा बाकी तमाम कैचेस सर्कल के अंदर थे, सर्कल से भी बॉल बाहर नहीं जा पा रहा था। इतनी टफ टाइम और टफ बॉलिंग दी गई है साउथ अफ्रीका की जान। देखिए, आई थिंक जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है उसको बहुत सारा क्रेडिट जाता है। ये 5 में से 4 टेस्ट बॉलर्स खेल रहे हैं, स्पेशलिस्ट बॉलर्स, जिसमें नगीडी हैं, मार्को जेनसन है, रबाडा है, केशव महाराज हैं। आप देखिए, एक टेस्ट स्पिनर जो है वो 10 ओवर में 30 रन दे के 2 विकेट, और जब इनकी बॉलिंग देखते हैं आप, अश्विन की देखते हैं, जडेजा की देखते हैं, और फिर एक तरफ वो स्पिनर्स देखते हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि यार ये बीच बीच में गेंदे करता है और साथ थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेता है। तो ऐसे लोगों का और प्रॉपर जेन्युइन मैच विनिंग स्पिनर्स का बहुत फर्क है। और स्पेशली इंडियन पिचेस के ऊपर हम ये इफेक्ट देख रहे हैं। अभी तक जितने मैचेस हुए हैं, मिडिल में आके जो स्पिनर्स आउट कर रहे हैं वो वही हैं जो बड़े फॉर्मेट के स्पिनर्स हैं, जिनको फ्लाइट और वेरिएशंस का बहुत ज़्यादा पता है। ठीक है। अच्छा बट साहब, विकेट्स की जिस तरह से बात की, तबरेज शमसी को ट्राई करवाया गया और उन्होंने तकरीबन 8 ओवर 38 रन, 2 खिलाड़ी आउट। समझते अब इन्हीं को लेके आगे चला जाएगा जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस थी नेक्स्ट कंडीशंस में भी? देखिए, साउथ अफ्रीका की तो यही कह लीजिए कि आपको नज़र आएगी टीम मोस्ट ऑफ द टाइम, और बाहर जो बैठे हैं वो ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि कौन कौन है, हमारे पास वो सामने है नहीं। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं, उनके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग है ना, वो ऐसी है कि इनके खिलाफ अगर
आपकी बैटिंग पूरे ओवर्स खेले तो आराम से 300 रन कर सकती है, क्योंकि इसमें मैक्सवेल ने आना है जो अभी तक इनमें सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी पूरे बॉलर नहीं है। बिल्कुल जी, ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद जो जैम्पा है, मार्श है, स्टोइनिस है, 2 मीडियम पेसर है और एक तीसरा भी मीडियम पेसर ही समझे, उसका गेंद ब्रेक तो होता नहीं, तेज तेज ही करता रहता है वो। तो ये ऑस्ट्रेलिया को टू मैनी ऑलराउंडर्स, लैक ऑफ स्पेशलिस्ट, कैचिंग हमने इनकी कल देखी, दिन भी इनका अच्छा नहीं था और टीम भी इनकी वो नहीं लग रही जो ऑस्ट्रेलियंस को लोग तसव्वुर करते हैं कि यार ये ऑस्ट्रेलिया, इनको हराना मुश्किल है, ये वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अच्छा, बिलो 200, 200 से भी नीचे रहना इतने बड़े इवेंट में, अब इस सारी सिचुएशन से समझते हैं आप ऑस्ट्रेलियंस बाहर निकल पाएंगे नेक्स्ट मैचेस? देखिए क्रिकेट है, हो सकता है टर्न ऑफ इवेंट्स, टर्न अराउंड हो जाए फॉर्म, लेकिन इस टीम से वो वाइब नहीं आती, वो जो ऑस्ट्रेलियन वाइब है ना, जिसमें आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम में था, फियर फैक्टर ऐसा लगता है अब इनको ज्यादा है। अगर इनके आप चेहरे देखें तो ये वो वाले तासुरात नहीं है जो एक ऑस्ट्रेलियन जो हेड ऑन लेता है, स्पेशली जब आप कल देखें कि इनकी ये 3-4 ऊपर से विकेट्स जब गिरे तो मैक्सवेल जिस किस्म की शॉटें मार रहे थे फास्ट बॉलर्स को, ऐसा लग रहा था कि 2 ओवर रह गए और 20 रन चाहिए। अभी पूरा मैच पड़ा है, प्ले लाइक अ बैट्समैन, आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, लेकिन वो जिस तरह के शॉट थे ऐसा लग रहा था वो जान छुड़ा रहे हैं अब कि किसी तरह खत्म हो। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए जी, डीआरएस का मामला जो है कल वो बड़ा नाजुक मोड़ इख्तियार कर गया, टॉक ऑफ द टाउन बना रहा। जरा आउट दिखाएं जी स्मिथ का, फिर उस पर बात करते हैं कि आया ये मसला था, फिर कुछ रिलेट करते हैं माजी से, कुछ यादें ऐसी हैं, सईद अजमल 2011 वर्ल्ड कप, मोहाली सेमीफाइनल, ये सारी। बट साहब जरा फुटेज रखिएगा सामने, इसी को देखते हुए बट साहब क्या समझते हैं? इस पर बड़ी बात की जा रही है कि एम्पायर भी बड़े परेशान है, हैरान है, दोनों बैटर भी, ये बॉल गिरा, ये लेग स्टंप अपेरेंटली सामने से ये लग रहा है कि मिस है, आप क्या समझते हैं? देखिए अगेन अगर आप इसको रीप्ले भी, क्योंकि हमने देखा है ये फैसिलिटी हमारे पास है, और ये रीप्ले अंपायर उस वक्त नहीं देख सकता तो उसकी हैरानगी जो है वो जायज़ है। लेकिन अगर आप रीप्ले में देखें तो अपने एंगल पे बॉल ने कैरी ऑन नहीं किया, थोड़ा सा बॉल वापस आया है, और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी जो सारी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है डीआरएस, उसके मुताबिक अगर वो स्टंप्स को लग रहा है तो इसको आप सईद अजमल वाले इंसिडेंट से रिलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमें हाथ से पता लगा कि उसने दूसरा किया, बिल्कुल, लेकिन लेकिन उसको ऑफ ब्रेक दिखा दिया था डीआरएस ने। जिस तरफ उसने जाना था और जिस तरफ बॉल जा रही थी उसको उसने दिखा दिया कि स्टंप से मिस कर रहा है। वो तो एक बहुत ही क्लियर मिसहैप था, वो क्लियर मिस्टेक थी, वो यकीनी तौर पे वो भी पड़ा होगा। वो भी सभी देखते हैं, पहले इस पे हम जरा कंफर्म यहाँ पर इट्स अ डाउटफुल थिंग, ये एक ऐसी चीज है कि जो जिसमें डाउट है, लेकिन वो उसमें देयर वाज नो डाउट कि वो दूसरा है, और वहां पर अंपायर जो था वो इससे ज्यादा शॉक में चला गया था, इयन गोल्ड थे उस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सईद अजमल का तो फिर जो कह रहे हैं कि आप वो शॉक में आना बजा था, और उन्होंने उसी टाइम को स्टेटमेंट भी दे दिया था जो कि बाद में उन्हें मना किया गया कि अभी आप खेल रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट जो है ना आप फैसलों के खिलाफ ना ही दे तो बेहतर है। देखिएगा अगर सईद अजमल वाला भी आउट पड़ा हुआ है तो फिर उस पर भी डिस्कस करते हैं। इसी तरह जो है ना वो स्टोइनिस का भी कल थोड़ा सा मसला आया, उनके भी शायद हैंडल पे लगे, ठीक है। तो ये बटसर जिस तरह से ये आउट हुआ, इस पे भी थोड़ा सा चले, बेनिफिट ऑफ डाउट जो क्या है वो बॉलर को मिल गया। ये डिबेट तो बेजा है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो बैटर के हक में जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्रिकेटिंग लॉज जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो बैटर के हक में जाता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो अंपायर ने इसको आउट दिया उसे कोई शक और शुबा नहीं था। ऑन द फेस ऑफ इट अगेन दोबारा देखें ना, अब ये स्लो में देखें जिस तरह से ये अब इस जगह पे निक हो रहा बॉल और वहां पे वो ग्लव उनके हैंडल पर नहीं है, और इसके बाद ये आउट होना, अंपायर फिर परेशान है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, व्हाई ऑलवेज मी, लास्ट टाइम भी यही थे। और ये आउट हुआ। क्रिकेट है, इसमें बैड डिसीजंस होते हैं, लेकिन या तो ये कह देना कि स्टोइनिस ने कोई मैच जिता देना था, उसने कुछ बड़ा मार के हशर कर देना था, वो करता रहता है, चीज है। तो ये भी क्रिकेट का हिस्सा है, बैड डिसीजंस भी होते हैं। जब अब ये दो को तो अगर ये डाल रहे हैं अंपायर पे, तो जो इन्होंने खुद 4 या 5 कैचेस छोड़े हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। सो इट वाज बेसिकली अ बैड डे एट द ऑफिस फॉर द ऑस्ट्रेलियन टीम, बट अगर वो ना भी हो तो इनकी आउटलुक से वो वाइब नहीं आ रही कि ये इस वर्ल्ड कप में इनमें वो वाला करंट नजर नहीं आ रहा कि ये किसी को हैरान परेशान करेंगे। अभी ये ऐसे लग रहा है कि इनके अपने हैरानी और परेशानी के दिन जो है ना वो उनकी इब्तिदा हो। अच्छा वैसे बट साहब ये टेक्नोलॉजी और ये डीआरएस सिस्टम प्योरली मैनेज्ड बाय आईसीसी? अच्छा, इसमें बट साहब एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि कल से जो डिबेट शुरू हो गई है उसमें एक चीज़, एक एलिमेंट और ऐड हो गया है कि डीआरएस जो है वो ज़ाहिर है कि एक टेक्नोलॉजी है, उसको जो लोग ऑपरेट करते हैं वो टेक्नीशियंस हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछले 2-3 हफ्तों से स्पोर्ट्स की दुनिया में और दीगर स्पोर्ट्स के अंदर भी ये डिबेट चल रही है। में भी हमने देखा इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है, इंग्लैंड की जो मोस्ट सेलिब्रेटेड फुटबॉल लीग है दुनिया में, उसमें जो रेफरी एसोसिएशन है उन्हें 1 साल के अंदर 6 बार एक प्रॉपर अपॉलॉजी भेजी है कि हमारे से मिस्टेक हुई है, इसको
इस्तेमाल करते हुए, VAR को इस्तेमाल करते हुए। और लास्ट ईयर विंबलडन में जो है वो डबल इवेंट के दौरान जो टॉप सीड जोड़ी थी, उन्होंने एक अमेरिका के प्लेयर थे और एक इंग्लैंड के प्लेयर थे, उन्होंने मैच ये कहकर छोड़ दिया था कि जब तक ये हॉकाई चल रहा है उस वक्त तक हम मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, तो बात असल में ये हो रही है कि जो लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं वो कौन लोग होने चाहिए। यही मैंने वो पूछा ना कि स्पोर्ट्समैन बात होने ये चाहिए है या कि आप ह्यूमन एरर को अवॉइड करते करते इतनी महंगी टेक्नोलॉजी ला के अगर उसकी ऑपरेशनल साइड फिर भी ह्यूमंस के हाथ में ही है जो मर्जी कर सकता है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग सो मच ऑन समथिंग जिसके बारे में आपका शक और शुबा कभी भी जाएगा ही नहीं। तो फिर व्हाई नॉट लेट द एम्पायर डू हिज जॉब और बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो बैटर को मिले, और जो मोस्ट कह लें कि जो आउटरेजियसली आउट लग रहा है वो आउट दे दे। ठीक है, उन एरर को आप कंसिडर भी कर सकते हैं, लेकिन जब मशीन के रीप्लेस देखकर सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप गलती करते हैं तो फिर वो डिलिबरेट लगती है जी, फिर वो ज़्यादा बुरी लगती है। तो ऐसे में फैसले तो उन्होंने करने हैं जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं, लेकिन हम तो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मेरे ख्याल में फिर इतने पैसा खर्च के ऐसी टेक्नोलॉजी लाने का फ़ायदा क्या है जिसको ऑपरेट फिर किसी बंदे ने करना और वो कल को पता लग सकता है कि यार उसने जान के किया था। ये जिस विंबलडन वाले इवेंट का रेफरेंस दिया गया 7 जुलाई 2022 को ये मैच हो रहा था, तो वो भी ये कह रहे थे कि जब तक हॉकाई चल रहा है हम नहीं खेलेंगे। उसके बाद पूरा मैच उन्होंने अंपायर कॉल पे मैच खेला उन्होंने, ये ऑफिशियल मैच था विंबलडन का। मतलब कि टेक्नोलॉजी पे रिलाय नहीं करना चाह रहे और वो मानना नहीं चाह रहे कि ये बहुत मर्तबा हमने ऐसा देखा कि जब धोनी कप्तान थे तो इंडिया में DRS यूज ही नहीं करते। वो इस चीज के बायलैटरल सीरीज में काफी बार ऐसा हुआ। नाइस, ये तो भी अच्छा है। इट इज अबाउट बीइंग स्ट्रांग। एग्जैक्टली, ठीक है ना, वो स्ट्रांग थे, उन्होंने कर लिया, उनके बोर्ड ने उनकी बात को रख लिया कि यार कैप्टन नहीं चाह रहा तो हम इसको नहीं रखते। वही टीमें जो अपने मुल्क में DRS पे खेलती थी, इंडिया आके बगैर DRS के खेलती थी और कुछ बोलती भी नहीं थी। ये प्रॉब्लम ही है, असल प्रॉब्लम है कि बैलेंस नहीं है। हम लोग रिकी पॉन्टिंग को 12th मैन टेस्ट मैच में रन आउट करता है तो 12th मैन अंदर आना बंद हो जाता है इंग्लैंड में एशेज में, लेकिन अगर किसी एशियन के साथ ये होता है तो इस पे बात नहीं जाती। अब भी ये मार्कस स्टोइनिस के साथ हुआ है तो ये बातें शुरू हो गई हैं, या स्टीव स्मिथ के साथ हुआ है तो ये बातें शुरू हो गई हैं। वैसे DRS ने सईद अजमल के साथ कर दिया, कई लोगों के साथ कर दिया। तो ये जो विल्सन जो कल रेफरी थे, ये उस मैच में ये मैच रेफरी थे जो विल्सन, जब साउथ शकील वाला इशू बना था, वो जो कैच का मसला बना, जब इंग्लैंड टीम यहाँ आई हुई थी, साउथ शकील 94 पे उस वक्त बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान की टीम क्लैप्स हो गया था, हम 5 आउट हो गए 38 रन में। तो उस वक्त भी एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हुई थी, लेकिन वो डिबेट इसलिए मैसिव नहीं हो सकी कि वो शायद एशियन क्रिकेटर था जो वहाँ पे खेल रहा था। पैसे का जो नशा है, ताकत का इस्तेमाल है, पैसे की ताकत का बहुत कुछ है हमजा। पैसे के नशे के ऊपर एक पुरानी चीज सुपीरियरिटी भी, अपने आप को दूसरे से बढ़तर समझना और उसकी कह ले कि उसकी नाकामी या उसकी बेबसी के ऊपर आप उस चीज को उस तरह फील नहीं करते। जब अपने बंदे के साथ होता है तो आपको लगता है यार ये टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया। बिल्कुल जी। नहीं जी, बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के वाले से। एक ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक के बाद आपने बात करनी है कल जो एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। प्लेइंग 11 डिस्कस करनी है पाकिस्तान की और इंडिया की भी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से और अभी जो मैच चल रहा है 11th मैच है ये आउट ऑफ 45, तो जनाब 246 रन्स का टारगेट दे दिया गया न्यूजीलैंड को। थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं, फिर हमने बात करनी है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि कल एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। उसके बाद पॉइंट टेबल में थोड़ी सी नजर डालेंगे। 246 रन, बट सब क्या समझते हैं थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगी न्यूजीलैंड को? देखिए बिल्कुल करनी पड़ सकती है, बशर्ते कि बांग्लादेश अच्छी बॉलिंग करे, उनके फास्ट बॉलर्स अच्छा स्टार्ट दें, स्पिनर्स उनके अच्छे हैं। साकिब अभी तक हर मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मेहदी हसन भी जो है वो इतना इजी बॉलर नहीं है, उनके एंगल्स बड़े अच्छे हैं और बॉल कभी ब्रेक होता है कभी स्किड कर जाता है, तो इज अ डिफिकल्ट कस्टमर। महमूदुल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफ स्पिनर है और बहुत ज़्यादा बॉलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में कर चुके हैं। तो न्यूजीलैंड को अच्छा खेलना पड़ेगा और 2 ऑफ स्पिनर का मतलब है कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडर ही ज़्यादा फॉर्म में है, चाहे वो रचिन रविंद्रा हों, चाहे वो डेविन कॉनवॉय हों, और उससे आगे आने वाले बैटर्स में भी नीचे लेफ्ट हैंडर्स आपको मिलते हैं। ठीक है अहमद साहब, जो तब्दीलियां की गई हैं न्यूजीलैंड की टीम में, बैटिंग में भी कुछ तब्दीलियां आई। केन विलियमसन मार्क चैपमैन की जगह आए और कुछ तब्दीलियां? जी, केन विलियमसन आ जाए हैं और उसमें जाहिर है कि जो सचिन रविंद्रा हैं वो अपने ओरिजिनल 5वें नंबर पे आके बैटिंग करेंगे। उसके अलावा जैसे लेफ्ट हैंडर की बात की कि टॉम लेथम एक लेफ्ट हैंडर हैं, तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से उनकी बॉलिंग, अगर अर्ली विकेट मिल जाती हैं, फास्ट बॉलर आके अच्छी बॉलिंग करते हैं, उसके बाद उस मोमेंटम कैरी ऑन करते हैं बांग्लादेश के स्पिनर,
तो ये टारगेट मुश्किल हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए। अच्छा बट साहब, हमने यूजुअली ये देखा है कि बांग्लादेश की जो टीम है, अब वो आईसीसी के इवेंट्स में, चाहे वो कोई भी इवेंट हो, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती। हमने ये देखा कि बायलैटरल सीरीज में बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और बड़ा कांटे का मुकाबला होता है, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी ओपोनेंट हो। लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में आने से पहले इन पर टैग लग जाता है कि जनाब ये 2-2 पॉइंट्स देने के लिए आए हैं, जो कि अब जगह संभाली ऑस्ट्रेलिया ने। जी क्या उनका बायलैटरल रिकॉर्ड अच्छा है ना, उसमें एक बात जो सिमिलर है वो ये है कि वो बायलैटरल बांग्लादेश में हो रही होती है। जब वो बांग्लादेश से बाहर जाते हैं तब उनके रिकॉर्ड जो है ना वो अपसाइड डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल। और लास्ट जो इन्होंने बाहर अच्छी क्रिकेट खेली है वो 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। इस वर्ल्ड कप में भी कह लीजिए कि अर्ली ऑन ही अच्छे पिच पे इनका सामना इंग्लैंड से हो गया, जो कि बहुत ही कह लें सवेयर किस्म की बैटिंग लाइनअप है, वो कम ही बख्शती है किसी भी अटैक को। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर चेन्नई एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है, जहाँ पे बॉलर्स को उतना आसानी से बड़े रन नहीं होते। तो यहाँ पे चांसेस हैं बांग्लादेश के पास एक डिसेंट स्कोर है, बुरा स्कोर नहीं है कंसिडरिंग के चेन्नई में मैच खेल रहे हैं। सही। तो देखते हैं कि अब न्यूजीलैंड इन्हें कैसे टैकल करती है और बंगाली जो है वो क्या ऐसा करते हैं जो न्यूजीलैंड को चैलेंज कर सके, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि न्यूजीलैंड वार्म अप से लेके अब तक बड़े स्कोर करने में उनकी बैटिंग लाइन कामयाब रही। बिल्कुल सर। अच्छा जी, और ये जो बायलैटरल सीरीज की स्ट्रीक थी बांग्लादेश की, इसको भी महीना पहले वर्ल्ड कप में आने से पहले न्यूजीलैंड ने ही तोड़ा है बांग्लादेश में जाके, जब उन्हें बांग्लादेश को खास लव है फिर बांग्लादेश से। अहमद साहब पॉइंट्स टेबल पे जरा नजर मारें, कौन कहां पर स्टैंड कर रहा है? जी पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 2 राउंड हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो 4 पॉइंट्स और सबसे बेहतरीन रन रेट साथ पहले नंबर पर है। उसके अलावा न्यूजीलैंड की टीम जो आज अपना तीसरा मैच खेल रही है, और अगर तीसरा मैच जीतते हैं तो ये अपनी उसी स्ट्रीक को कंटिन्यू करेंगे। 2015-19 के जो वर्ल्ड कप इन्हें खेले उसमें इन्हें पहले 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की थी। ठीक है। तीसरे नंबर पर मेजबान इंडिया की टीम है जो 2 मैच खेलने के बाद 4 पॉइंट्स। चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है, और ये 2 टीमें कल जो है वो अहमदाबाद में मध्य मुकाबिल भी आएंगी। उसके बाद इंग्लैंड की टीम है, उन्होंने भी 2 मैच खेले और उसमें उन्होंने 2 पॉइंट हासिल किए। बांग्लादेश की टीम आज अपना तीसरा मैच खेल रही है, 2 मैच वो खेल चुके हैं। अफगानिस्तान को उन्हें शिकस्त दी और इंग्लैंड से उनको जो है वो हार का सामना करना पड़ा बांग्लादेश की टीम। बिल्कुल। अच्छा, ये नेट रन रेट बड़ा मैटर करने लग गया। बट साहब आपने देखा साउथ अफ्रीका तो बड़े स्ट्रॉन्ग +2 के साथ है। पाकिस्तान का हमने देखा पहले मैच में +1 पे था, अगला मैच क्लोज गया जिसकी वजह से हम 0 पर आ गए। ये कैलकुलेट किस तरह से होता है? देखिए इसकी कैलकुलेशन तो नंबर ऑफ रन्स कंसीडर्ड अगेंस्ट नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड पे होती है, और ये इतनी इजी कैलकुलेशन नहीं है कि जिसको आप इस तरह से हम लोग लाइव एक्सप्लेन करें और वो सुनने वाले को समझ आ जाए। इसमें सिंपल स्ट्रेट वे कैलकुलेशन है, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है जो कि बॉलिंग बैटिंग परफॉर्मेंस से जुड़े हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल की रेलेवेंस की बात की जाए तो ये मैटर करनी शुरू होगी चौथे 5वें मैच के बाद, जब हर टीम एटलीस्ट अपने 4 से 5 मैच खेल जाएगी। उसके बाद रन रेट पे जो फोकस आएगा बाय एंड लार्ज उन टीमों का कि जो एक दो तो हो सकता है क्लियर हों, वो जीती जा रही हैं और वो क्लियर हों। कुछ होंगी जो 3-3, 2-2 मैच जीती होंगी और वहाँ पे रन रेट मैटर करना शुरू हो जाएगा। तो एट द मोमेंट तो पहली प्रायोरिटी है कि टीम में मैच जीते किसी तरह से, और 4 से 5 मैचों के बाद जाके जो एक्चुअल पोजीशन होगी, क्योंकि अब ये तब्दील होती रहनी है। 9 मैच है हर टीम के और एक तवील वर्ल्ड कप है, तो अभी अर्ली डेज हैं। आई थिंक ये वाला कॉलम अभी इतना मैटर नहीं करता। ये एक मैच में आपका 1 से 2 मैचों में ऊपर से नीचे हो सकता है रन रेट। आपका एक बुरा दिन लग जाए, आप 100 में आउट हो जाए या आपको कोई 400 करके 150-200 में आउट कर ले, तो रन रेट आपका प्लस से माइनस में जा सकता है। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए, थोड़ी सी क्या, अब तो जो डिबेट होनी है वो इसी पर होनी है। आज पूरा दिन, कल पूरा दिन, कल तो चाहे मैच है, एक दिन रह गया, बट साहब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जी। सबसे पहले तो कंडीशंस पर आ जाते हैं। ये कंडीशंस आया पाकिस्तान को सूट करेंगी? देखिए ये कंडीशंस बैटर्स को सूट कर रही हैं। जितना हमने अहमदाबाद के बारे में सुना है, इधर बैटर्स जो हैं वो एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर जो पहले भी मैचेस हुए हैं उसमें बड़े रन्स होते रहते हैं। बिल्कुल। और अगर शुभमन गिल वापस आते हैं तो इंडिया की बैटिंग मज़ीद मुस्तहकम हो, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि पिछले 18 माह में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल वनडे रन किए उन्होंने, और प्लेयर ऑफ द मंथ भी बन गए जी इस दफा। प्लेयर ऑफ द मंथ तो एक गिमिक है जी सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि ये अजीब सा है कि आप खेल रहे हैं इस महीने, मेरा मैच कोई नहीं, आप प्लेयर ऑफ द मंथ हो जाए तो मैं कैसे हो सकता हूँ। तो ये आईसीसी ही जानती है क्या चीज़ है। लेकिन बहरहाल इसको साइड पे करके आई थिंक अहमदाबाद में एक्यूरेसी बॉलर्स की वो बहुत काउंट करेगी। ठीक है। एक होता है कि फिट जाना, एक होता है बुरी बॉलिंग करना, कि आप शॉट्स ऑफर करें तो बैटिंग साइड पे प्रेशर ही नहीं आता। तो बेसिकली जब हम पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में कंसर्न्ड होते हैं तो उसका मकसद यही है कि पिछले मैचेस में जो हमें रन, वो ऐसा नहीं है कि श्रीलंका ने हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मारा है, वो ऐसा है कि हमने बॉलिंग खासी लूज की है, और वो हमें मिडिल ओवर में वो हमें नहीं करनी, क्योंकि हमारे अगेंस्ट जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत डिसेंट नहीं,
बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट बॉलिंग और एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, और ठीक। वो बैड बॉल्स जो हम श्रीलंका के अगेंस्ट करके भी रिकवर कर गए थे, हो सकता है अगर इधर हमने किए तो यहाँ हमें रिकवरी ना मिले। सही। तो हमारे बॉलर्स को, शाहीन को स्पेशली विद द न्यू बॉल और शादाब को मिडल में, ये दो जगह हैं जहाँ पे पाकिस्तान नीड्स टू मेक अ कमबैक। ठीक है जी। एक्सपीरियंस की आपने अच्छा, बात की। मुझे एक ब्रेक लेना है जी, ये दोबारा से कंटिन्यू यहीं से हम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बाबर आजम ने अपनी गलतियां जो कुछ तस्लीम की हैं और उन्होंने कहा कि ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, उस पर भी बात करनी, उन्होंने मजीद क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, जो कि कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, डिस्कशन उस पर हमारी जारी थी। बाबर आजम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने अपनी गलतियों पर तो उन्होंने एडमिट किया कि मेरे से गलतियां हुई। तो जनाब गुफ्तगू आपकी बाबर की आपने सुनी है, बट साहब उन्होंने कहा कि ठीक है मेरी गलतियां हैं, मैं ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात उन्होंने अंदर ये कही कि अंडर लाइट्स बैटिंग करना आसान होगी। इस कॉन्सेप्ट की मुझे समझ नहीं है, जरा बताइएगा। देखिए, जो 2 मैच पाकिस्तान ने खेले हैं या जो मैचेस हैदराबाद में हुए हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि जो साइड सेकंड बैटिंग करती है वो उसकी फ्लुएंसी बढ़ जाती है, स्ट्रोक इजीली लगते हैं, पिच थोड़ा सा बेटर हो जाती है। लेकिन चेन्नई में ऐसा नहीं हमने देखा था। जब इंडिया का मैच था इतना आसान नहीं था जब फास्ट बॉलर्स ने ऑपरेट किया। इसी तरह कल आपने देखा कि साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 170 रन पे आउट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं और राइट एरियाज में करते हैं और आपकी फील्डिंग आपको बैकअप करती है, तो ये कोई सेट रूल नहीं है कि आप बाद में बैटिंग करेंगे तो आपके लिए आसानी है। अगर आप श्रीलंका जैसी बॉलिंग जो है उसको उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे आप ये समझ लें कि जी बाद में ही बैटिंग करनी है, तो देन आई थिंक वी आर एट अ मिस्टेक, क्योंकि इंडिया इज नॉट श्रीलंकन बॉलिंग, डिफरेंट। तो पाकिस्तान और एनी टीम विल हैव टू प्ले वेल। अगर पाकिस्तान भी अंडर लाइट्स बॉलिंग करता है तो दूसरी किसी टीम को बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, स्पेशली हमारे फास्ट बॉलर्स के। ओके, जो कि अभी हमारे फास्ट बॉलर जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, और शायद हमने शाहीन शाह अफरीदी को रखा ही इंडिया के मैच के लिए है कि वहां पर जाके परफॉर्म करें। बट सब अगर आप इस जगह पर होते और इंडिया के अगेंस्ट मैच होता, मीडिया का प्रेशर होता, लोगों का प्रेशर होता, इसी प्लेइंग 11 से जाते जो कि लास्ट टाइम श्रीलंका के अगेंस्ट गए थे। देखिए, अभी तो सूटेबल नहीं है, बिकॉज आप एक तो अच्छा मैच जीते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने उसामा का ही चेंज बनता है ना, अगर आप बाइंड ला जाएंगे, और तो आपके पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है। तो उसामा को आपने पूरे ओवर तो करने नहीं दिए वार्म अप, हल्के मैच से उसको शुरू नहीं कराया, तो अब उसे आप चाह रहे हैं कि सीधा उस मैच में ला के डालें कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया आंखें खोल के ऐसे खड़ी है कि क्या होने लगा इधर। तो आई थिंक कि अगर आपने यूज भी करना है देन कीप यूजिंग हिम, फिर उसे कल ट्रायल मैच की तरह ना खिलाया जाए कि अगर देखते हैं ये क्या करता है। ये दिस इज नॉट द वे टू इंजेक्ट अ यंगस्टर। अगर आपने किसी को फिर मौका देना है, फिर उसको भी समझें कि शदाब ही, फिर उसको खिलाएं, क्योंकि ये भी आप 4 साल से पैची परफॉर्मेंसेज में खिला रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे नहीं खिला रहे। तो आई थिंक कि ऐसे में आप देखते हैं कि एक प्लेयर की इम्पैक्ट परफॉर्मेंस अगर चाहते हैं तो उसको आपको साथ प्रोग्रेसिव ग्रोथ का कॉन्फिडेंस भी देना। Exactly. ट्रायल की तरह नहीं लेना उसको। ठीक है जी, लगे आज बट साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि इसे भी समझेंगे कि ये शादाब है। ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर एंड इंडियन जो लाइनअप है, शुभमन गिल अगर आते हैं तो समझते हैं उनको खिलाया जाएगा, या फिर जो चल रहा है ईशान किशन साथ कर रहे हैं? नहीं, वो तो टोटली फिटनेस डिपेंडेंट है। वो तो कह लीजिए कि वॉक इन द टीम है, अगर वो फिट है तो ही इज देयर बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। और बेहतरीन फॉर्म में है, और रन्स जिस तरह उन्होंने कर दिए हैं और जो क्लास है खेलने की, जितना आसानी और टाइम से खेलते हैं, तो वो तो फिट अगर होंगे तो वही खेलेंगे। अच्छा, बॉलिंग में आप देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज को पिटाई अच्छी लगी, उनके 76 रन लास्ट मैच में हम देखा विदाउट गेटिंग एनी विकेट। इनको कंटिन्यू करेंगे? देखिए, करेंगे। इंडिया में एट टाइम्स बॉलर्स को 60-70 रन पड़ेंगे, क्योंकि यह हाई स्कोरिंग जोन्स हैं, यहाँ पे रन बनते हैं तेज। ड्यू भी अभी तक आ रही है। अगर बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात सुनी हो तो उन्होंने कहा है कि जब हम प्रैक्टिस में गए थे तो ड्यू आई थी, और हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे ड्यू वाला स्प्रे मैच पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो उसका कितना असर होगा। तो उनके जहन में ड्यू है, और वो ये भी कह चुके हैं कि रात को बैटिंग आसान होती है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तो अगर टॉस जीता तो पहले बॉलिंग करना है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी टॉस की प्रेडिक्शन तो आपको एक प्रेडिक्शन पहले मिल गई जी, टॉस की, जो कि कल हमने जिस पर बात करनी थी। अच्छा, अभी जिस तरह से हमने देखा कि रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि 7-0, जो कि कल इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है कल अहमदाबाद वहां पर स्टेडियम में 7-0। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं तंग करता है बीइंग प्लेयर, अगर आप देखते हैं ग्राउंड में उतरते हैं। देखिए, 7-0 इज हिस्ट्री, कल इसकी कोई वक़्त नहीं। बिल्कुल, ये या तो 7-1 होगा
या 8-0 होगा, इन दोनों के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो कभी ना कभी तो यहाँ पे भी काउंटडाउन शुरू होना है, 1 होना है, फिर 2 होना है, फिर ऑल पे जाना है। बिल्कुल। तो आई थिंक कि इसको सोचना और इस पे गौर करना, ये कोई आपको जान के तो बता सकता है, लेकिन ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिस पे आप सोच के आपकी कोई चीज़ हैम्पर हो। इट्स हिस्ट्री। जब अच्छा एक्सपीरियंस की आपने बात की, तो जो नंबर ऑफ मैचेस हैं दोनों टीमों के, अगर वो मिलाकर देखे जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो गैप देखने को मिलता है। 250-250 मैचेस खेले हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, और उसके बाद 180 मैच खेले हुए हैं रविंद्र जडेजा ने। अश्विन के मैचेस भी इवन कप्तान बाबर आजम से ज़्यादा हैं, और हमारे कप्तान बाबर आजम वाहिद आदमी हैं जिन्होंने 100+ ODIs खेले हुए हैं। तो ये एक्सपीरियंस फैक्टर जो है ये किस तरह से काउंट कर रहा होगा कल? देखिए ये बहुत काउंट करता है, बिकॉज अंडर टेंस सिचुएशन आप जिस चीज़ पे बैंक करते हैं कि किस सिचुएशन से गुजरे हैं और कैसे कैसे गुजरे हैं, कहाँ नाकामी हुई, कहाँ कामयाबी हुई, उस वक्त क्या कर रहे थे, इस वक्त क्या कर रहे थे। तो ये चीज़ों का आपको रेफरेंस पॉइंट बहुत मिलता है एक्सपीरियंस में। लेकिन अब जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान स्पेशली जितना शौक से T20 खेलता है और बाकी 2 बड़े फॉर्मेट्स को तो हम अक्सर अवॉइड ही करते हैं। तो लगता नहीं है कि कोई 200-250 अगला कोई आने वाला प्लेयर खेलेगा, ये मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। तो कल जो कि एक बहुत बड़ा मैच है, इसके वाले से इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, बुकिंग्स नहीं मिल रही होटल्स वगैरह में। इंडियन क्राउड ने तो जनाब हॉस्पिटल्स में चेकअप का बहाना बनाकर वहां पर रूम्स लेना शुरू कर दिए हैं। लेट्स सी कल क्या बनता है। 1:30 बजे मैच है। GNN की स्पेशल ट्रांसमिशन में हम मजीद बड़े पैनल के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। आज के शो से